हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेट टॉपर। तो आइए आज हम लोग देखते हैं ईवीएस के क्वेश्चन एंड आंसर जो यूपी टीईटी एग्ज़ाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो इनको देखते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका सितार के साथ जुड़ाव नहीं है, या मतलब ये कहें कि कौन सितार नहीं बजाता है। अमीर खुसरो, अलाउद्दीन खान, रविशंकर, लियाकत खान। तो देखिए इसमें अमीर खुसरो, रविशंकर और लियाकत खान, बिलायत खान जो है, बिलायत खान ये सितार बजाते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खान सितार नहीं बजाते, ये सरोद बजाते हैं। क्या? सरोद वादक हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है। रिहंद बांध, कोयना बांध, भाखड़ा बांध या नागार्जुन बांध। तो जो विश्व का सबसे बड़ा गुरुत्व बांध है वो है भाखड़ा बांध। ये भाखड़ा नांगल बांध है कहाँ पे, तो ये पंजाब में स्थित है और इसी बांध से एक नहर निकाली गई है, इंदिरा नहर। इंदिरा नहर, इंदिरा नहर भाखड़ा बांध से निकाली गई है और इस इंदिरा नहर से 3 राज्यों में सिंचाई होती है। वो राज्य कौन कौन से हैं, तो पंजाब है, हरियाणा है एंड थर्ड इज राजस्थान। 3 राज्यों में इससे सिंचाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकटक है। लोकटक क्या है। ये एक झील है, एक घाटी है, एक नदी है, एक पर्वतमाला है। तो लोकटक क्या है। लोकटक एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। कहाँ स्थित है, मणिपुर राज्य में स्थित है। और इसी झील पे एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है के बुलाम जाओ। के बुलाम जाओ। तो के बुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, के बुलाम जाओ राष्ट्रीय उद्यान है मणिपुर में और मणिपुर की लोकटक झील पे है। ठीक है। और लोकटक क्या है, तो लोकटक एक झील है जो मणिपुर में स्थित है। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं कि सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है। गोंकक, गरसोप्पा, शिव समुद्रम या एना। तो सबसे ऊंचा भारतीय जलप्रपात कौन सा है, गरसोप्पा। और ये कहाँ पे स्थित है, तो ये स्थित है शरावती नदी। शरावती नदी पे स्थित है कर्नाटक में। कहाँ पे, शरावती नदी कर्नाटक में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बटरफ्लाई स्ट्रोक। बटरफ्लाई स्ट्रोक जो है ये किस खेल से संबंधित है। तो जो बटरफ्लाई स्ट्रोक है वो टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती या तैराकी किससे संबंधित है। तो बटरफ्लाई स्ट्रोक का संबंध है तैराकी से। किससे है, तैराकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में, देहरादून में, चंडीगढ़ में या कानपुर में। तो आपका ग्रीन पार्क स्टेडियम कहाँ है, ये है कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोषक तत्वों के अलावा, यानी कि पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है। तो अगर देखें पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और किसकी आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, फाइबर। तो पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर में पानी और फाइबर की आवश्यकता होती है। और अगर देखें तो फाइबर भी एक प्रकार के क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जो हमें अनाज, फल, सब्जी आदि में मिलते हैं। ठीक है। तो पानी के साथ कार्बोहाइड्रेट की भी आवश्यकता, फाइबर की भी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कि नेपा नगर। नेपा नगर जिस उद्योग के लिए जाना जाता है वह कौन सा है। तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है ये आपको बताना है। सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, हथकरघा या फिर अखबारी कागज़। तो जो नेपा नगर है वो किसके लिए जाना जाता है, अखबारी कागज़ के लिए। और ये नेपा नगर है कहाँ पे, तो नेपा नगर है मध्य प्रदेश में, यानी कि एमपी में। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो क्वेश्चन है कि ग्रीन अकाउंटिंग। क्वेश्चन क्या है कि ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है
आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना, मतलब किसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ग्रीन अकाउंटिंग कहते हैं। ऑप्शन ए देश के कुल वन क्षेत्र, बी देश के वन आच्छादन का विनाश, सी प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, डी उद्धार की गई परती भूमि के क्षेत्रफल। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पर्यावरणीय और प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना ही ग्रीन अकाउंटिंग कहलाती है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? निम्नलिखित में से कौन जैव निम्नीकरण अपशिष्ट है? ऊन, पॉलीथीन बैग, प्लास्टिक, नायलॉन, यानी कि बायोडिग्रेडेबल कौन सा है इसमें? तो इसमें से बायोडिग्रेडेबल कौन है या जैव निम्नीकरण अपशिष्ट ऊन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की जो प्रसिद्ध लैगून झील है ना, भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? डल झील, चिल्का झील, पुलिकट झील या मानसरोवर झील? तो जो भारत की प्रसिद्ध लैगून झील है वो चिल्का झील है। और चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। कहाँ पे? उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट, जादूगोड़ा की खाने प्रसिद्ध हैं। जो जादूगोड़ा की खाने हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? लौह अयस्क के लिए, माइका के भंडारों के लिए, स्वर्ण के भंडारों के लिए या यूरेनियम के भंडारों के लिए? तो जो जादूगोड़ा की खाने हैं वो बेसिकली प्रसिद्ध हैं यूरेनियम के भंडारों के लिए। जादूगोड़ा की खानों से यूरेनियम निकाला जाता है। और जादूगोड़ा की खान है कहाँ पे? तो ये झारखंड राज्य में है। कहाँ पे? झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में। कौन सा जिला है? सिंहभूमि जिला। जादूगोड़ा की खान यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है और ये झारखंड राज्य के सिंहभूमि जिले में स्थित है। और एक बात और याद रखिए, यूरेनियम को मेटल ऑफ होप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटल ऑफ होप। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि धारवाड़ के शैल समूहों से प्राकृतिक गैस पाई जाती है। धारवाड़ के शैल समूहों में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। सेकंड, कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। थर्ड, कुड़प्पा श्रृंखला हीरो के लिए प्रसिद्ध है। एंड फोर्थ इज कि अरावली की पहाड़ियों में पेट्रोलियम है। तो इसमें से जो सही है वो बताना है। तो सही कौन सा है? सही है कि कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। कोडरमा में अभ्रक पाई जाती है। ठीक है, ये कोडरमा कहाँ है? ये भी झारखंड में स्थित है। कहाँ पे? झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा पारिस्थितिकीय अति क्रियाशील स्थल यानी कि हॉट स्पॉट माना जाता है? तो देखिए हॉट स्पॉट दो ही हैं, एक है पश्चिमी घाट और दूसरा है पूर्वी हिमालय। बेसिकली दो हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत में। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ऑप्शन में क्या दे रखा है? पश्चिमी हिमालय, शिवालिक, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। तो क्या सही होगा? पश्चिमी घाट। हॉट स्पॉट दो ही हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। नेक्स्ट है, तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? तापीय विद्युत को पैदा करने के लिए किस प्रकार के कोयले का प्रयोग किया जाता है? बिटुमिनस का, लिग्नाइट का, एंथ्रेसाइट का या पीट का? तो जो तापीय विद्युत पैदा करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट कोयले का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो अंश होता है वो सबसे अधिक होता है और जल की मात्रा कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट, उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं क्यों बढ़ी हैं? उत्तर भारत में जो बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं उसके पीछे का रीजन क्या है? वार्षिक वर्षा में वृद्धि,
बाढ़ों में गाद अधिक जमने से, अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि होने से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो ये घटना बढ़ी है उसका सबसे बड़ा रीज़न कौन सा है कि अपवाह क्षेत्र में वन कटाई में वृद्धि हुई है, जिसकी वजह से उत्तर भारत में बाढ़ की घटनाएं बढ़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष था, यानी कि जो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था वो किसे घोषित किया गया था? 1996 को, 1999, 2006 या 2010 को। तो जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो था वो था कौन? 2010। अगला सवाल है आर्टोकार्पस इंडिगा, मतलब आर्टोकार्पस इंटीग्रा वैज्ञानिक नाम है, किसका नाम वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंटीग्रा। अमरूद का, अनानास का, सिल्कर ओक का या कटहल का? तो आर्टोकार्पस इंटीग्रा जो वैज्ञानिक नाम है वो किसका है? कटहल का। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? सन, पटसन, जूट या कपास? तो देखिए सन, पटसन और जूट जो है ना ये पौधे के तने से उत्पादित किए जाते हैं, इनका उत्पादन पौधे के तने से होता है। लेकिन जो कपास है ये पौधे के फल से जो रुई निकलती है उससे किया जाता है इसका उत्पादन। तो कपास तने से उत्पादन का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट है किस रोग का नाश हो चुका है? किस रोग का नाश हो चुका है? मम्स, खसरा, स्मॉल पॉक्स या चिकन पॉक्स? तो फिलहाल में स्मॉल पॉक्स रोग का नाश हो चुका है। और टीबी को ख़त्म करने का टारगेट कब तक रखा गया है भारत में? तो टीबी को समाप्त करने का टारगेट रखा गया है 2025 तक, यानी वर्ष 2025 तक टीबी का भी नाश कर देना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चिपको नारा, जो चिपको नारा था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? चिपको नारा जो था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा था? देखिए चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है उत्तराखंड से। कहाँ से? उत्तराखंड से। 1917 के दशक में चिपको आंदोलन शुरू हुआ, जिसकी शुरुआत की थी सुंदरलाल बहुगुणा ने। बेसिक इसका जो था चिपको आंदोलन का कि वृक्ष की कटाई को रोकना। तो जो इसके नारे की बात है कि पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है, ये जो गढ़ा था किसने गढ़ा था? सुंदरलाल बहुगुणा ने ही गढ़ा था। ठीक है, मतलब उन्होंने ही नारा दिया था पारिस्थितिकी अस्थायी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर एनाफिलीज, जो नर एनाफिलीज मच्छर होता है ये किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? नर एनाफिलीज मच्छर किससे अपना भोजन ग्रहण करते हैं? आदमी के खून से, क्यूलेक्स के खून से, फूलों के मधु से या जोंक के खून से? तो नर एनाफिलीज मच्छर फूलों के मधु से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। किससे? फूलों के मधु से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? मतलब राजनीतिक विधायिका से किसका संबंध है वो बताना है। जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री, पुलिस अधीक्षक? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्री। यानी कि जो वित्त मंत्री हैं वो राजनीतिक विधायिका से संबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुसूची में दल बदल कानून है? भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल कानून है? तो भारतीय संविधान में जो दल बदल कानून है वो 10वीं अनुसूची में है। और जो 10वीं अनुसूची है उसको 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। तो दल बदल कानून किस अनुसूची में है? 10वीं अनुसूची में, और उसको 1985 के 52वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में, क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। मतलब कौन से लोग हैं जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेते हैं? रक्षा मंत्रालय,
लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय या भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा। जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव में या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रिट का अर्थ है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को न्यायालय में पेश किया जाए। मतलब निम्नलिखित में से जो कौन सी रिट का अर्थ है कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको न्यायालय में पेश किया जाए। तो ये रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है इसके तहत ये प्रावधान है कि जिस व्यक्ति को भी पुलिस गिरफ्तार करती है उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होता है। यही रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें वर्णित केंद्रीय खुफिया एजेंसी मतलब केंद्रीय खुफिया एवं जांच ब्यूरो CBI किस सूची का विषय है। देखिए 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची पे कानून बनाने का काम सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार का होता है। राज्य सूची पे राज्य सरकारें कानून बनाती हैं और समवर्ती पे दोनों बनाते हैं, संघ और राज्य दोनों। तो ये पूछ रहा है कि जो 7वीं अनुसूची में वर्णित है भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में CBI सूची का विषय किस सूची का विषय है। CBI। तो CBI संघ का है। किसका है। CBI सेंट्रल के अधीन होती है, सेंट्रल के अंदर काम करती है, तो वो संघ सूची का विषय है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संसद है मतलब कि भारतीय संसद कैसी है। 1 सदनीय है, 2 सदनीय है, 3 सदनीय है, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय संसद 2 सदनीय है। इसमें 2 सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा और दूसरा सदन होता है राज्यसभा। तो भारतीय संसद कैसी है। भारतीय संसद 2 सदनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। एकीकृत उपागम के अंतर्गत पाठ्यक्रम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए। ऑप्शन A जीवन केंद्रित सिद्धांत पर, ऑप्शन B व्यवहारिक पक्ष के सिद्धांत पर एंड ऑप्शन C विषयों को समन्वित इकाई के सिद्धांत पर, यानी विषयों की समन्वित इकाई के सिद्धांत पर। देखिए जो इसका राइट आंसर होगा वो तीनों सही होगा, A, B एंड C तीनों सही होगा। तो इसका सही आंसर कौन सा है। ऑप्शन D उपरोक्त सभी। लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित क्वेश्चन ये है कि एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय ध्यान देना चाहिए। मतलब एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय किन बातों का ध्यान देना चाहिए। पहला कि विषय वस्तु को सरल से कठिन की ओर संगठित करने में। ठीक है। दूसरा पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करना। ठीक है। तीसरा है कि मंद बुद्धि एवं पिछड़े छात्रों की अधिगम गति को बढ़ाना। ये भी ठीक है। तो एकीकृत उपागम की व्यवस्था करते समय उपरोक्त सभी यानी कि ये सारी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन D यानी कि उपरोक्त सभी।